अनाथालय को एक महिला चलाती है जिसे सब मामा कहते हैं। मामा ही सभी बच्चों की देखभाल करती है। अब एमा 15 साल की हो चुकी है, इसीलिए वो भी मामा की मदद करती है और छोटे बच्चों का ख्याल रखती है। उसके 2 खास दोस्त भी हैं, नॉर्मन और रे। हर दिन बच्चे पढ़ाई करते और फिर गार्डन में खेलते थे, लेकिन वहां एक सख्त नियम था कि कोई भी बच्चा अनाथालय के गेट के बाहर नहीं जा सकता। सभी बच्चों की गर्दन पर नंबर का टैटू होता है जो उनकी पहचान होती है। 16 साल की उम्र पूरी होने के बाद बच्चों को वहां से भेज दिया जाता है। कभी कभी कोई छोटा बच्चा गोद ले लिया जाता है और आज छोटी कॉनी की बारी थी। सब लोग कॉनी को प्यार से अलविदा कहते हैं। बाहर की दुनिया देखने के लिए उत्साहित एमा और नॉर्मन एक दूसरे को चिट्ठियां लिखने का वादा करते हैं। जब हॉल खाली होता है तो एमा देखती है कि कॉनी अपना पसंदीदा खिलौना, एक खरगोश, भूल गई है। रे उससे बोलता है कि गेट की लाइट अभी भी जल रही है और अगर एमा जल्दी भागे तो समय पर जाकर वो खिलौना कॉनी को दे सकती है। नॉर्मन मना करता है क्योंकि रात में बाहर जाना मना है, लेकिन एमा की उदासी देखकर वो मान जाता है। एमा और नॉर्मन भागते हुए गेट तक पहुंचते हैं। वहां सब सुनसान था, सिर्फ एक ट्रक खड़ा था। एमा पर्दा हटाकर झांकती है और जो वो देखती है उसे देखकर इतनी चौंक जाती है कि उसके हाथ से खरगोश गिर जाता है। नॉर्मन उसके पास आता है और ट्रक के पीछे कॉनी को बेहोश पड़े देखकर घबरा जाता है। उसके सीने से एक अजीब सा फूल निकला हुआ होता है। इतने में उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो दोनों डर कर ट्रक के नीचे छिप जाते हैं। तभी उनके सामने जमीन पर एक बहुत बड़ा पंजा पड़ता है। वो देखते हैं कि वहां भयानक राक्षस खड़े थे जो अनाथालय को एक तरह का फार्म कहते हैं और बच्चों को खाना समझते हैं। तभी मामा वहां आती है। एमा ये देखकर टूट जाती है कि मामा बच्चों को राक्षसों को बेच रही है। तभी एक राक्षस ट्रक के नीचे कुछ सूंघता है, लेकिन वहां सिर्फ कॉनी का खिलौना होता है। एमा और नॉर्मन तब तक भाग चुके होते हैं। अगले दिन एम्मा मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से डर और गुस्से से भरी होती है। अब उसे सच्चाई समझ में आने लगी है। ये जगह कोई घर नहीं बल्कि एक मौत का घर है। अब एम्मा को सख्त नियमों की असली वजह समझ आ चुकी थी। उस रात के बाद एम्मा और नॉर्मन पहली बार गार्डन पार करते हैं, लेकिन सामने ऊंची दीवार देखकर निराश हो जाते हैं। अब वे तय करते हैं कि राक्षसों के लौटने से पहले अनाथालय से भागना होगा, लेकिन वे किसी बच्चे को पीछे छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें यह भी नहीं पता कि सबको कैसे बाहर ले जाएंगे। नॉर्मन फैसला करता है कि जब तक कोई पक्का प्लान न बन जाए तब तक किसी और को सच नहीं बताएंगे। उसी समय अचानक बगीचे में शोर मचता है। एक लड़की रो रही होती है क्योंकि उसकी दोस्त जंगल में कई खो गई थी। मामा बिना घबराए एक अजीब सी मशीन जैसी चीज निकालती है और सीधा जंगल में चली जाती है। थोड़ी देर में वो उस खोई हुई लड़की को गोद में उठाकर वापस ले आती है। एमा समझ जाती है कि वो चीज बच्चों का लोकेशन बताती है। नॉर्मन अंदाजा लगाता है कि शायद उनके कानों में ट्रैकर लगा हुआ है। इसका मतलब मामा ने कुछ समय पहले उन्हें फेंस के पार जाते देख लिया था और ये डिवाइस दिखाकर उन्हें डराने की कोशिश की थी। कई रहस्यमयी बातों पर शक करते हुए रे अपने दोस्तों के पीछे जंगल में चला जाता है, जहां वे उसे सब कुछ बता देते हैं। रे भी उनके साथ भागने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसका मानना है कि सबको साथ ले जाना बड़ा खतरा है, क्योंकि बाहर की दुनिया कैसी है कोई नहीं जानता। हो सकता है वहां भी राक्षस हों। तीनों तय करते हैं कि पहले सारी सच्चाई पता करनी होगी। वे लाइब्रेरी में कुछ किताबें ढूंढते हैं जो किसी विलियम मिनर्वा नाम के इंसान ने भेजी थीं। छोटे फिल की मदद से उन्हें पता चलता है कि किताबों पर जो स्टैंप है वो किसी तरह का कोड है और हर किताब का कोड अलग है। रे ये भी समझ जाता है कि राक्षस बच्चों के दिमाग पर नजर रखते हैं, इसलिए मामा उन्हें इतनी पढ़ाई करवाती है। उसी दोपहर मामा सबको अपनी नई असिस्टेंट सिस्टर क्रोन से मिलवाती है। बाद में मामा उसे बताती है कि 3 बच्चों को सच्चाई का पता चल गया है। क्रोन घबरा जाती है क्योंकि नियम के अनुसार ऐसे बच्चों को तुरंत भेजना होता है, लेकिन मामा उसे रोक देती है और कहती है कि अगली डिलीवरी तक उन पर सख्त नजर रखनी होगी। अगले दिन एमा और उसके दोस्त छोटे बच्चों को चुपचाप खेल के बहाने ट्रेनिंग देने लगते हैं। सब ठीक चलता है, लेकिन तभी क्रोन आ जाती है और खेलने की जिद करती है। एमा नॉर्मन से कहती है कि दुश्मन पर नजर रखने का यही सही मौका है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्रोन का भी एक सीक्रेट प्लान है। वो ग्रेसफील्ड की सच्चाई सुपीरियर्स को बताकर मामा की जगह लेना चाहती है। वो खुद को साबित करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही समझ जाती है कि ये बच्चे साधारण नहीं है। कुछ दिनों बाद नॉर्मन को शक होता है कि बच्चों में कोई जासूस है। अब वो सोचता है कि धीरे धीरे सबसे बड़े बच्चों डॉन और गिल्डा से सच बताकर शुरू करना चाहिए। डॉन को एमा और नॉर्मन की बातों पर यकीन नहीं होता और वो गुस्से में आकर रे को घूंसा मार देता है, लेकिन गिल्डा एमा पर भरोसा करती है और डॉन को समझाने में मदद करती है। फिर नॉर्मन एमा और रे को बताता है कि उसने 2 अलग अलग जगहों पर 2 रस्सियां छुपाई हैं
और ये जगहें उसने उन दोनों को अलग अलग बताई है। उसका कहना था कि अगर इनमें से कोई रस्सी गायब हो गई तो उन्हें जासूस का पता चल जाएगा। अगले दिन नॉर्मन सबको चौंक कर कहता है कि असली जगह बदली गई थी और असली जासूस रे है। रे खुद ये मान लेता है और बताता है कि कई साल पहले उसने ही मामा को यह सौदा ऑफर किया था। सच्चाई जाने के बाद उसने खुद को जासूस बनने की पेशकश की थी और बदले में मामा ने वादा किया था कि वो उसे 16 साल की उम्र तक अनाथालय में रखेगी और बाहर की चीजें लाकर देगी। सबको गुस्सा आता है, लेकिन नॉर्मन ध्यान देता है कि असली रस्सी अभी भी वहीं थी, सिर्फ बदली गई थी। इसका मतलब है कि रे ने मामा को सब कुछ नहीं बताया। रे कहता है कि अब उसने मन बदल लिया है क्योंकि उसे अपने दोस्तों से लगाव हो गया है। वो बताता है कि ये सब पहले से ही उसका डबल एजेंट बनने का प्लान था। उसने खुद कॉनी का खिलौना चुराया था ताकि बाकी लोग सच्चाई जान सकें। वो ये भी कहता है कि उसने कानों में लगे ट्रैकर देखे हैं और उसे पता है कि उन्हें कैसे बंद करना है। एमा ये सब सुनकर अपने दोस्त को माफ कर देती है और उसकी तकलीफ समझती है। नॉर्मन भी मानता है कि अब रे उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। बाद में रे नॉर्मन को वो सब कुछ दिखाता है जो उसने कमरे की जमीन के नीचे छिपा रखा था। एमा के बिना रे फिर से नॉर्मन से कहता है कि सब बच्चों को साथ ले जाना गलत होगा, ये पागलपन है। वो सुझाव देता है कि नॉर्मन एमा को धोखे से भरोसा दिलाए कि सब मिलकर भागेंगे ताकि एमा सहयोग करे। लेकिन नॉर्मन कहता है कि वो एमा से प्यार करता है और उसे कभी रुला नहीं सकता। उधर रे मामा को बताता है कि नॉर्मन उसे जहेर देने वाला है। मामा उसे धन्यवाद देती है, लेकिन साथ ही बताती है कि अगली डिलीवरी जनवरी में है, जब रे 16 साल का होगा। डॉन और गिल्डा अब इस योजना का हिस्सा बन जाते हैं। तभी क्रोन आती है और एक अजीब प्रस्ताव देती है। वो दिखाती है कि उसके गले पर भी टैटू है और सीने पर एक गहरा निशान है जहां ट्रैकर लगा था। वो बोलती है अगर वो बाहर गई तो ट्रैकर उसे सेकंड्स में मार देगा। उसे आजादी की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वो इस मौके का इस्तेमाल मामा को हटाने के लिए करना चाहती है। भरोसे के तौर पर वो बताती है कि मामा का असली नाम इजाबेला है और ये जगह यूनिट 3 है। क्रोन कहती है कि अगर वे और जानना चाहते हैं तो आज रात उसे मिले। एमा उस पर भरोसा नहीं करती और सभी को सतर्क रहने को कहती है, लेकिन फिर उसे मिलने को तैयार हो जाती है। क्रोन के रूम में, जहां वो बताती है कि उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, लेकिन वो जानती है कि यह सब इंसानों और राक्षसों के बीच एक लंबी लड़ाई के बाद हुआ। जब इंसानों और राक्षसों के इलाके अलग हुए तो कुछ इंसानों को समझौते के तहत पीछे छोड़ दिया गया ताकि वे इंसानों को खाने के लिए तैयार करने का काम संभाल सकें। लेकिन जब वे बिना मामा के खिलाफ कोई ठोस जानकारी दिए चले जाते हैं तो वो बहुत नाराज हो जाती है। रे जिस चीज का इंतजार कर रहा था वो एक कैमरा होता है। जैसे ही वो कैमरा लेने जाता है, मामा उसे याद दिलाती है कि उसके पास अब सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है। रे सब बच्चों को एक ग्रुप फोटो के लिए बुलाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि उसके पास अब योजना के लिए सब कुछ है। इस पर शक करते हुए क्रोन अचानक रूम की तलाशी लेती है। तभी ये सब गिल्डा देख लेती है। गिल्डा तुरंत सबको बता देती है और बच्चे अपनी सारी चीजें दूसरी जगह छिपा देते हैं, उसी गुल्लक में जो क्रोन पहले ही देख चुकी होती है। लेकिन क्रोन को जमीन के नीचे का हिस्सा संदिग्ध लगता है, इसलिए वो सब कुछ दोबारा चेक करने लगती है। जैसे ही वो गुल्लक में हाथ डालती है, मामा आ जाती है और फिल उस मौके का फायदा उठाकर अपना खिलौना ले लेता है। इसके बाद मामा क्रोन को बताती है कि उसे तुरंत ट्रांसफर किया जा रहा है। क्रोन जाते जाते रूम में एक चीज छिपा देती है। गेट पर पहुंचने पर क्रोन की मुलाकात होती है एक बुजुर्ग औरत और राक्षस से। वो मामा के खिलाफ सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन बुजुर्ग औरत मामा का साइड लेते हुए क्रोन को उस राक्षस के हवाले कर देती है। वो उसके सीने में फूल चुभा देता है। अंत में जब बच्चे अपनी योजना पर काम शुरू करते हैं तो रे मामा का ध्यान भटकाने के लिए उसे झड़ देने का नाटक करता है, लेकिन मामा चाल समझ जाती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। जैसे ही मामा घर से बाहर आती है, डॉन रे को बचाने भागता है। रे दरवाजा तोड़ता है और उसी पल डॉन कमरे में पहुंच जाता है। मामा एमा और नॉर्मन को दीवार के पास पकड़ लेती है और पहली बार सच्चाई बताती है। वो कहती है कि वो सब बच्चों से प्यार करती है, इसलिए उन्हें मरने से पहले खुश रखती है। लेकिन एमा उसकी बातों को नहीं मानती और उस पर हमला करती है, जिसे मामा उसका पैर तोड़ देती है। जब सब लोग आते हैं तब मामा सबको बताती है कि अगली सुबह नॉर्मन को ले जाया जाएगा। नॉर्मन दुख में डूबा हुआ दिन बिताता है और कहता है कि वो अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन एमा और रे उसे ऐसा करने नहीं देते। एमा पूछती है कि रे को ग्रेसफील्ड की सच्चाई कैसे पता चली, तो वो बताता है कि वो एक जगह पर था जिसे हेडक्वार्टर्स कहा जाता है, जहां उसने राक्षसों और कई बच्चों को देखा था। ग्रेसफील्ड के गेट एक ऐसी जगह पर खुलते हैं जहां से भागना नामुमकिन था। यही वजह है कि उस रास्ते से कोई बाहर नहीं जा सकता। ये सब समझाने के बाद रे नॉर्मन को एक डिवाइस देता है जिसे वो अपने कान के ट्रैकर को बंद कर सके और अगली सुबह भागने की कोशिश करे। अगर वो भाग ना पाए तो उसे छिपकर इंतजार करना होगा।
जब तक एमा की टांग ठीक नहीं हो जाती, ताकि मामा को लगे कि वो सच में भाग गया। रूम पर लौटते समय नॉर्मन अपने बेड के पास की ड्रॉर खोलता है और उसे वही पेन मिलता है जो क्रोन छोड़ गई थी। अगली सुबह मामा ब्रेकफास्ट के दौरान सबको बताती है कि आज नॉर्मन को गोद लिया जाएगा। बच्चे खुश होकर उसे कहते हैं कि उन्हें चिट्ठियां लिखना न भूलना, लेकिन बड़े बच्चों के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता है, क्योंकि पहली बार उन्हें सच्चाई पता है। जब सब बाहर खेलने जाते हैं, डॉन और गिल्डा नॉर्मन के साथ फेंस तक जाते हैं और एमा और रे बगीचे में छिपे रहते हैं। नॉर्मन फेंस पार कर दीवार पर रस्सी फेंकता है और ऊपर चढ़ जाता है। उसी वक्त मामा बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि नॉर्मन गायब है, वो जल्दी से ट्रैकर चेक करती है। लेकिन असली चौंकाने वाला पल तब आता है जब नॉर्मन वापस जंगल से निकलता है। रात को नॉर्मन बताता है कि दीवार के उस पार एक गहरी खाई है। उसने ऊपर से जो देखा उसका नक्शा बनाता है और बताता है कि एक पुल भी है जिसे सब लोग निकल सकते हैं। वो डिवाइस लौट आते हुए कहता है कि उसने इसे इस्तेमाल नहीं किया। तब एमा और रे समझ जाते हैं नॉर्मन कभी भी भागने का इरादा नहीं रखता था, उसने बस दिखावा किया था ताकि सब शांत रहे। एमा ये बात नहीं मानती और उसके जाने से पहले उसे गिराकर रोती है। उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी जान बचाए, लेकिन नॉर्मन नहीं मानता और वादा करता है कि वो चिट्ठियां लिखेगा। फिर मामा उसे गेट तक लेकर जाती है और उसे अकेला छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है जो खुद को इस दुनिया का सुपरवाइजर बताता है। वो नॉर्मन से कहता है कि राक्षसों को जिंदा रहने के लिए इंसानी दिमाग चाहिए होता है और उसका बलिदान किसी और इंसान को आजादी देगा। नॉर्मन उसे पूछता है, क्या बाहर कोई इंसान है जो इन बच्चों की मदद करना चाहता हो? वो बोलता है कि शायद थे, लेकिन अब सब गायब हो चुके हैं। नॉर्मन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता और मुस्कुराते हुए कहता है कि जरूर कोई होगा जो मदद करेगा। सुपरवाइजर मानता है कि नॉर्मन एक खास बच्चा है जो डर की जगह उम्मीद में जीता है और राक्षस के आने पर भी शांत रहता है। नॉर्मन के जाने के बाद रे और एमा दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। उनमें अब भागने की कोई हिम्मत नहीं बचती। रे न्यूट्रलाइजर डॉन और गिल्डा को दे देता है और कहता है कि अगर उन्हें कोशिश करनी है तो करें, क्योंकि अब उसमें कोई उम्मीद नहीं बची। मामा एमा से मिलने आती है और बोलती है कि वो उसे प्रमोशन के लिए चुन सकती है। वो भी एक दिन मामा बन सकती है और राक्षसों का खाना बने से बच सकती है। ऐसे में वो बच्चों की देखभाल करती रहेगी, जो उसका सबसे बड़ा हुनर है। एमा इस प्रस्ताव से हैरान होती है, लेकिन वो अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकती। मामा को लगता है कि अब कोई भी भागने की कोशिश नहीं करेगा और उसकी योजना सफल हो गई। 2 महीने बीत जाते हैं। रे का बर्थडे आता है। उसी रात एमा, जिसकी टांग अब ठीक हो चुकी है, उसे मिलने आती है। काफी दिनों से वे खुलकर बात नहीं कर पाए थे, क्योंकि मामा हर समय नजर रख रही थी। अब दोनों मानते हैं कि उन्होंने हार नहीं मानी है। एमा बताती है कि उसने डॉन और गिल्डा को जरूरी काम सौंप दिए थे ताकि किसी को शक न हो। एमा कहती है कि वो अगले दिन दोपहर के खाने के वक्त भागने वाली है और सभी बच्चों को साथ लेकर जाएगी, लेकिन रे को यकीन नहीं कि यह काम करेगा। वो बोलता है कि मामा पहले से तैयार रहेगी। फिर वो एमा को अपनी योजना बताता है। रे का प्लान था वो अभी घर में आग लगा देगा ताकि मामा उलझ जाए और उसके सुपीरियर्स को ये सब इमरजेंसी लगे। वो एमा को ये सब बताते हुए पूरे डाइनिंग हॉल में पेट्रोल फैला देता है। आखिर में वो अपने ऊपर भी पेट्रोल डाल लेता है। रे माचिस जलाने ही वाला होता है और बाहर से आग लगती दिखती है। थोड़ी देर में अलार्म बजता है। मामा भाग कर आती है और ट्रैकर में देखती है कि रे आग के बीच में है। वो घबरा जाती है। बच्चे अपने कमरों से डरते हुए नीचे उतरते हैं। मामा गिल्डा से बोलती है वो बच्चों को बाहर ले जाए और खुद आग बुझाने का सामान ढूंढने जाती है, लेकिन आग बहुत फैल चुकी होती है। मामा चाहकर भी उसे अकेले नहीं बुझा पाती। फिर वो एमा को ढूंढने लगती है, लेकिन एमा गायब हो चुकी होती है। तब मामा को समझ आता है कि बच्चे पजामा में नहीं थे, जैसे उन्हें पहले से सब पता था। उधर सभी बच्चे अब तक जंगल में पहुंच चुके थे, जहां डॉन और गिल्डा ने सबके बैग छिपा रखे थे। रे भी उन बच्चों के साथ होता है। कुछ समय पहले एमा ने माचिस गिरने से पहले ही उसे बुझा दिया था। फिर उसने सभी बच्चों को बुलाकर एक नकली पुतला बनाया ताकि रे की जगह उसमें ट्रैकर लगाया जा सके और मामा को धोखा दिया जा सके। सबसे मुश्किल काम था रे के कान से ट्रैकर निकालना, लेकिन यही सबसे जरूरी था। जैसे ही सभी बच्चे दीवार की ओर दौड़ते हैं, एमा रे को बताती है कि पिछले 2 महीनों में क्या हुआ था। नॉर्मन ने गैस के डिब्बे देखकर पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि रे आग लगाकर मामा को भटकाने की कोशिश करेगा। इसलिए उसने एमा को एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें सारी जानकारी और प्लान लिखा था। बाहर से दुखी दिखने वाली एमा ने इस दौरान डॉन और गिल्डा के जरिए बाकी बच्चों को धीरे धीरे सब कुछ बताया और सबको तैयार किया। बहुत छोटे बच्चों को पीछे छोड़ दिया गया था, लेकिन एमा ने फिल को जिम्मेदारी दी थी कि वो उन्हें संभालेगा और जैसे जैसे वे बड़े होंगे वे फिर आकर उन्हें भी बचाएंगे। वहीं मामा बच्चों को पकड़ने निकलती है,
लेकिन छोटे बच्चे उसे घेर लेते हैं और डर कर उसे चिपक जाते हैं। मामा उन्हें हटाने की कोशिश करती है तो वो अपने सीनियर अधिकारियों को बगावत की सूचना देती है और मदद मंगवाती है। इधर बच्चे दीवार के ऊपर पहुंच चुके थे। एमा को हैरानी होती है कि हेडक्वार्टर का अलार्म जल्दी बज गया, लेकिन उसके पास एक आखिरी चाल बाकी थी। वो अब रे को बताती है कि वे ब्रिज की ओर नहीं जा रहे हैं क्योंकि दुश्मन वहीं पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। नॉर्मन ने चिट्ठी में एक ऐसा पॉइंट बताया था जहां खाई सबसे पतली है। डॉन वहीं पर रस्सी फेंकर रास्ता बनाता है। सब एक एक कर रस्सी से पार जाने लगते हैं। एमा सबसे आखिर में जाती है। तब तक मामा दीवार पर आ जाती है और एमा को रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो भी कभी भागना चाहती थी लेकिन डर कर रुक गई। एमा जवाब देती है कि वो अकेले नहीं जा रही और अगर इंसानों के लिए जगह नहीं है तो वे नई जगह बना लेंगे। मामा गुस्से में रस्सी काटने की धमकी देती है जब तक एमा दूसरी तरफ पहुंचती, लेकिन कर नहीं पाती। उसे अपनी पुरानी बातें याद आती हैं और तभी ये सच्चाई सामने आती है कि रे असल में उसका बेटा है। फिर मां लौटकर अनाथालय में छोटे बच्चों से माफी मांगती है। जंगल में एमा उस पेन को निकालती है जो नॉर्मन ने दिया था। उसमें एक खास डिवाइस होता है जो एक निशान और उड़ता हुआ उल्लू दिखाता है जो उन्हें एक सुरक्षित जगह तक ले जाएगा। अगले दिन मामा को एमा और रे को भागने देने की सजा दी जाती है। एक राक्षस आता है और उसके सीने में फूल डालता है। वहीं बच्चे एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं और दूर तक फैले उस नए संसार को देखते हैं जहां अब वे आजादी से जी सकेंगे। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है।